हेलो दोस्तों, मैं वापिस आ चुका हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया में स्टेट इलेक्शंस जहाँ होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पौंडीचेरी की और वेस्ट बंगाल की। दोस्तों, हम बात करेंगे पौंडीचेरी की। पौंडीचेरी में टोटल 30 विधानसभा की सीटें हैं और पिछली बार 2016 में कांग्रेस को 15 और उसकी सहयोगी पार्टी डीएमके को 2 सीट मिली थी, जिन्होंने फिर मिलकर एक गठबंधन की सरकार की थी। अब इस बार उधर की जो मेन लोकल पार्टी है एएनआरसी, जिसको लास्ट टाइम 8 सीट मिली थी, वो एक बहुत ही मेन ऑपोजिशन का रोल निभा रही है। और उसके साथ एआईडीएमके जो अभी तमिलनाडु में पावर में, उसको मिलती 4 सीट और बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुला था। इस बार की इलेक्शन में पौंडीचेरी में एनडीए में लड़ रहे हैं बीजेपी, एआईडीएमके और एआईएनआरसी। सामने यूपीए में लड़ रही है कांग्रेस, उधर की रीजनल पार्टी और डीएमके। हाल ही में एनडीए की तरफ से सीएम कैंडिडेट है एन रघुरामस्वामी, और ऑपोजिशन ने पहली बार कोई भी ऐसा सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। और सारे रिपोर्ट्स, ओपिनियन पोल्स और सारे एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि आसानी से एनडीए वहाँ सरकार बना सकती है। मतलब दोस्तों, यही हो गया, वापस देश में ऑपोजिशन की कमी हो चुकी है, यानी कि ऑपोजिशन वापस देश में खत्म होते जा रहा है। और 25 वेब को वहाँ की सरकार गिर गई थी, जिससे अभी वहाँ राष्ट्रपति शासन हो चुका है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल एक विवाद वाला विषय है और इस बार बीजेपी फुल एंट्री मारने की कोशिश कर रही है। क्या ममता बनर्जी अपना गढ़ बचा पाएंगी या फिर कम्युनिस्ट, कांग्रेस और आईएसएफ मिलकर मास्टर स्ट्रोक कर पाएंगे? तो मैंने बंगाल को बीजेपी तरफ से 7 पॉइंट, टीएम की तरफ 7 और कम से गठबंधन से 1 पॉइंट में बांटा हुआ है। तो हम पहले बात कर लेते हैं टीएमसी की। ममता बनर्जी यानी कि वहाँ की जो माँ माटी मानुस है, वो लोगों से डायरेक्टली जुड़ी हुई है और उनके हितों को अच्छे से परख सकती है। लोगों का ये क्लियर एंड हार्ड वर्किंग सीएम ममता बनर्जी ने लोगों में अपनी ऐसी इमेज बना दी है जैसे मोदी जी ने 18 घंटे काम करते वैसी इमेज। और हमको ये भी पता है कि जब भी टीएमसी के कोई भी कार्यकर्ता दंगे करते, स्कैम करते या फिर कोई भी गलत काम करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी निर्दोष है, इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब अभी भी लोगों में ममता बनर्जी की इमेज ऐसा क्लीन सीएम की बनी हुई है। तीसरा, वेलफेयर स्कीम्स। ममता बनर्जी ने अपनी जो वेलफेयर स्कीम है वो डायरेक्ट लोगों तक पहुंचा सकी और इस वेलफेयर स्कीम से ज़्यादातर वुमेन बेनिफिट हुई है। जैसे कि स्कीम्स है रूपाश्री और कन्याश्री, जिसमें वुमेन को डायरेक्टली बेनिफिट होता है। और हमको पता है कि वुमेन जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, वो बहुत ही ऐसा साइलेंट वोटर, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है और ये इलेक्शन अपनी तरफ खींच सकती है। नो सीएम फेस, ये मेरे हिसाब से ममता बनर्जी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था और मोदी जी का भी जब नेशनल इलेक्शंस थे, क्योंकि अभी बीजेपी ने अपना कोई भी सीएम का कैंडिडेट उतारा नहीं है और ममता बनर्जी इसका फुल फायदा लेगी। लेकिन अब हमने ये भी देखा है पास्ट में कि जब बीजेपी के 9 स्टेट में से 7 स्टेट में जब उनके सीएम नहीं थे तो भी वहाँ जीते थे। तो हमको अब ये देखना है कि क्या इस बार बीजेपी का जादू बंगाल में चलता है कि नहीं। सीए एंड एनआरसी, हम सबको पता है कि ममता में जो पॉलिटिक्स खेलती है उसमें वो थोड़ा मुस्लिम लोगों को ज़्यादा फेवर करती है, इसलिए सीए एनआरसी एक ममता बनर्जी को एक थोड़ा सा फायदा पहुंचाता हुआ देख सकते हैं हम। छठवां पॉइंट, फार्म प्रोटेस्ट। ममता बनर्जी जब फेमस हुई थी तो वो किसानों के हक की वजह से ही फेमस हुई थी और हमको अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है जो किसान आंदोलन हो रहे हैं और हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो बीजेपी से नाखुश होते दिख रहे हैं और उनको भी पता है कि सरकार सीधा ईवीएम की दिन ही सुनती है, बाकी दिन उनकी सुनती नहीं है और इससे ममता बनर्जी को एक फायदा पहुंचता हुआ दिखा जा रहा है। 7वां और आखिरी पॉइंट, लोगों का कहना है और हमको ग्राउंड रिपोर्ट पे ये दिखता भी है कि बंगाल में विकास हुआ है। जैसे बंगाल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश भर से काफ़ी कम है, वहाँ एजुकेशनल सेक्टर बढ़ा है, हेल्थ केयर स्कीम्स बढ़ी है। और अब हम बात कर लेते हैं बीजेपी की। 2014 में जब मोदी वेव थी देश में, तब बंगाल पूरा एक असाइड था।
और 2016 के विधानसभा इलेक्शन में भी बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी। लेकिन इस 2019 के लोकसभा में ये पूरा उल्टा हो चुका था, जहां बीजेपी को 2% से टोटल 40% का वोट शेयर मिला था और उन्होंने 18 सीट जीती थी। यानी कि अब पूरा ग्राउंड रेडी है बीजेपी के लिए और बहुत सारी आरएसएस की शाखाएं बड़ी है और उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट है दिलीप घोष, वो भी आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। दूसरा, इम्पोर्टेड लीडर्स। हमने हाल ही में देखा है कि जब लास्ट ईयर 2019 के लोकसभा में ममता बनर्जी के बहुत सारे नेता टीएमसी से बीजेपी में आ चुके, उसमें से एक थे मुकुल रॉय, अभी रिसेंटली में आ चुके शुभेंदु अधिकारी, अशोक चैटर्जी और बहुत सारे ऐसे लीडर्स। और ये सारे लीडर्स ममता बनर्जी की तरह लोगों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो हमको भी ये देखना है कि ये बीजेपी को कितना फेवर कर सकती है। क्या टीएमसी कटमनी सरकार है? हमने देखा है कि ममता बनर्जी के अंडर बहुत सारे स्कैम्स हुए, जैसे शारदा स्कैम, नंदीग्राम स्कैम, अर्फन स्कैम और रोज वैली स्कैम, जिसमें टीएमसी के गुंडों ने लोगों को बहुत ही बुरा अत्याचार किया है और इससे लोगों में परिवर्तन की भावना छाई हुई है। वोट बैंक डायनामिक्स। अमित शाह ने बार बार ममता पर आरोप लगाया कि वो मुस्लिम यानी कि पॉलिटिक्स अपीसमेंट करती है। इसका मतलब है कि वो मुस्लिम लोगों को ज़्यादा फेवर करती है और जिससे हिंदुओं को ज़्यादा अत्याचार होता है। बहुत बार हमने देखा है कि वह दुर्गा पूजा के लिए उनको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। ये दिखाता है कि वह लोग एक परिवर्तन की भावना छाई हुई है और जिससे वहाँ के लोगों का विकास अटका हुआ है। क्या बीजेपी इस बार इस मुद्दे पर आकर जीत पाएगी? मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा उनके लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि हाल ही में ममता बनर्जी ने रैली के दौरान अपने भाषण में कहा था कि सारे मुस्लिम एकजुट होकर मुझे वोट दीजिए। ये दिखाता है कि वो मुस्लिम को ज़्यादा फेवर करती है। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की, सीएए एनआरसी। अमित शाह ने एक कम्युनिटी है, मौतास करके कम्युनिटी है, जिसको वादा किया है कि जैसे वो सरकार में आते हैं वो उनको सिटीजनशिप देगी और ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसमें करीब करोड़ों लोग कंस्टिट्यूट करते हैं। ये दिखाता है कि इससे ज़्यादा पोलराइजेशन होगा बंगाल में और बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि यानी कि बीजेपी को इससे बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है इलेक्शन में। 6वां पॉइंट, डबल इंजन सरकार। बीजेपी का दावा है कि जहाँ भी उनकी सरकार जो स्टेट में है और सेंटर में भी है, वहाँ लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुँचा है, जैसे बिहार, गुजरात, अन्य स्टेट्स है। और अमित शाह यानी कि बीजेपी का ये भी मानना है कि उन्होंने जो किसान का योजना थी वो डायरेक्ट उनको पहुंचाया नहीं है ममता बनर्जी ने 6,000 प्रति वर्ष के लिए, लेकिन उनका वादा है कि जैसे वो सरकार में आते हैं वो 18,000 रुपये उनके खाते में डायरेक्ट हम ट्रांसफर कर देती है। इसे दिखाता है ये भी एक बड़ा सा पॉइंट है बीजेपी का बंगाल में जीतने का। दोस्तों, अभी हाल ही में दोपहर को 3 बजे एक अपडेट आया है कि इलेक्शन कमिश्नर ने वेस्ट बंगाल की सारी रैलियां रद्द कर दी है। इसका मतलब है कि अभी कोई भी पार्टी वेस्ट बंगाल में अपना इलेक्शन का जो रैली है या फिर प्रचार नहीं कर सकती है। अब हम इससे देख सकते हैं कि ये कोविड के केस बढ़ते हुए उसके मध्यम में ये स्टेप लिया हुआ है। हम देख सकते हैं कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को होता जा रहा है, क्योंकि जहाँ भी अभी आखिरी मतदान के इलेक्शन होने वाले हैं 29 अप्रैल को, वहाँ बीजेपी ने अपना वोट शेयर इतना बढ़ाया नहीं है। तो आपको देखना है कि 2 मई को जब रिजल्ट आएंगे तब इससे रिजल्ट में कितना इफेक्ट मिलेगा। 7वां, पावर ऑफ सोशल मीडिया। अमित शाह ने बीजेपी के आईटी सेल को यह आदेश दिया है कि हर घंटे 50 लाख पोस्ट बंगाल में जाने चाहिए। ये दिखाता है कि बीजेपी ने बहुत बड़े स्केल पर अपनी दाग जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड फ्रंट की, जिसमें है कम्युनिस्ट सरकार, इंडियन नेशनल कांग्रेस और आईएसएफ यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट। उनके जो मेन लीडर है अभी वो है अब्बास सिद्दीकी, जो खुद को बंगाल का किंग मेकर कहते हैं और उनका मानना यह है कि हमारी जो सरकार है वो आएगी तो लोग ज़्यादा यूथ को एम्प्लॉयमेंट देगी। अभी उनका ये मास्टर स्ट्रोक कितना है हमको देखने को मिलेगा, लेकिन इस बात से हम ये देख सकते हैं कि अगर
वो अगर ये देख सकते कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा मुस्लिम लोगों का, उतना ही ज़्यादा टीएमसी का मुस्लिम वोट बटेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। ये तो हमको पता चलेगा दूसरे मई को। यह अब तक मैंने बंगाल में आपको जो सब बताया है कि जो लोगों का मानना है और किस तरह हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ मेरे ओपिनियन की। मैं इसमें कहूँगा आपको पौंडीचेरी और बंगाल के दोनों बारे में। तो हम पहले बात कर लेते हैं, बोलता हूँ पौंडीचेरी की। दोस्तों मेरे हिसाब से पौंडीचेरी में इस बार एनडीए की सरकार दिखती जा रही है और मुझे लगता है कि 30 में से उनको 18 सीट मिल सकती है। जो दिखा था कि बीजेपी साउथ में भी अपना डोमिनेंस ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल का दोस्तों मेरा भी ऐसा लगता नहीं है कि क्या है, लेकिन मुझे इतना क्लियर है कि टीएमसी और बीजेपी में एक बहुत ही टफ कंपटीशन है और बीजेपी 294 सीट्स में से 130 सीट जीतने का जीत सकती है। और ये हम कह सकते हैं कि शायद मेरा मानना है कि इस बार ममता बनर्जी को 148 का जो मैजिक आंकड़ा है वो ना छुए या फिर वो 140 या 145 में सिमट जाए। आगे क्या होता वो हमको 2 मई को ही पता चल जाएगा। तब तक आप सेफ रहे। मैं आपको एक नए वीडियो में मिलता हूँ। और दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना स्टेट इलेक्शन यानी कि दूसरे स्टेट्स का लाऊंगा। ये पार्ट 1 था। हम दूसरे वीडियो में जो पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट वीक यानी कि सैटरडे को आएगा, उसमें हम जो 3 स्टेट बचे हुए हैं उसके हम बारे में बात करेंगे। तब तक आप लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप लोगों को शेयर करेंगे उससे ज़्यादा ही लोगों को पता चलेगा और मुझे भी वीडियोस ज़्यादा बनाने में खुशी होगी। तब तक के लिए गुड बाय।